कैसा है ये मौसम कोई न जाने। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सुबह के 6 बज रहे हैं, आप खिड़की खोलते हैं और आपको लगता है कि सुहाना मौसम है, कोहरा है। पर रुकिए थोड़ा सा, क्या वो सच में कोहरा है या आपकी मौत का वारंट? दोस्तों, दिल्ली में रहना अब एक लग्जरी नहीं, एक सजा बनता जा रहा है। हम हर दिन सांस के जरिए जहर अंदर ले रहे हैं। रिसर्च कहती है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन में 10 से 30 सिगरेट के पीने के बराबर है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, वो अपनी पहली सांस के साथ ही निकोटीन जैसा जहर फेफड़ों में भर रहा है। एक्यूआई कभी 400, कभी 500 और कभी कभी 999। क्या आपको पता है इन नंबरों के पीछे की असली कड़वी सच्चाई क्या है? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसान भाषा में कहे तो हवा की शुद्धता मापने का थर्मामीटर। 0 से 50 तक की हवा को हम मखमली कह सकते हैं कि अच्छी हवा है। दिल्ली में यह 300 के नीचे आना एक सपना बन गया है। दिल्ली में अब तक की सबसे ज़्यादा एक्यूआई नंबर 2019 और 2023 में दर्ज किया गया, जब मीटर 999 में जाकर अटक गया। इसका मतलब था कि हवा इतनी जहरीली थी कि मशीनें उसे नाप नहीं पा रही थी। यह हवा नहीं, तेजाब था जो हमारे गले को जला रहा था। जब पंजाब और हरियाणा के खेतों में माचिस की एक तिली जलती है, तो दिल्ली के किसी घर में एक बुजुर्ग का दम घुटने लगता है। हर साल अक्टूबर की पहली पराली शब्द विलन बन जाता है। किसान कहते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, अगली फसल बोनी है। वक्त कम है, मशीनें महंगी है, उन्हें खरीद नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह धुंध सिर्फ दिल्ली ही क्यों आती है? हवाओं का रुख और सर्दी का भारीपन इस धुएं को दिल्ली के ऊपर एक चादर की तरह बिछा देता है। यह धुआं सिर्फ कार्बन नहीं है, इसमें कई कीटाणुशकों के अवशेष भी हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। सवाल यह है कि सालों से हम इसका समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे। आप अपनी एसी वाली कार में बैठकर खुद को सुरक्षित समझते होंगे, लेकिन मानिए जहर वहां भी पहुंच रहा है। आप हवा से नहीं बच सकते। दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। इनमें से निकलने वाला धुआं, खासकर पुरानी डीजल गाड़ियों का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है। हम चौड़ी सड़कों पर अपनी चमचमाती कारों में घूमते हैं, लेकिन हर ट्रैफिक जाम में हमें अपने पीछे मौत का एक गुबार छोड़ देते हैं। PM 2.5 ये वो बारीक कण है जो आपके फेफड़ों को पार करके सीधे आपके खून में मिल जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लाईओवर और मेट्रो के काम, ये विकास की निशानी है, लेकिन इन दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 30% हिस्सा उड़ती हुई धूल का है। आप देख सकते हो, दिल्ली में कहीं पर भी अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी कर जाए, या आप खुद ही 10-15 मिनट रोड पर सीधे खड़े हो जाए, तो आपको धूल के कण अपने शरीर पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। कुछ मिनट पहले कोई बंदा, पड़ोसी हमारा, वो स्कूटी खड़ी करके गया था, और आप देख सकते हैं कुछ ही मिनट के अंदर इस पर कितनी ज़्यादा धूल जम चुकी है। कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। धूल को रोकने के लिए ना पर्दे लगाए जाते हैं, ना पानी का छिड़काव होता है। यह धूल आपके घरों के सोफों पर नहीं जमती, यह आपके नसों में जम रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर ऊंचे पहाड़ है, लेकिन वो बर्फ के नहीं है, आपके फैलाए हुए कचरे के हैं। यानी हम सबके फैलाए हुए कचरे के पहाड़ हैं। गाजीपुर, भलसवा और ओखला, ये 3 जगह है जहां दिल्ली वाले अपना कूड़ा फेंकते हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई कुतुब मीनार को टक्कर दे रही है। देख रहे हो दिल्ली वाले कितने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो एडवांस चीज़ें हैं, हम कूड़े से उसको टक्कर दे रहे हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो। इन पहाड़ों में मीथेन गैस बनती है, जिससे अक्सर वहाँ अपने आप आग लग जाती है। महीनों तक पहाड़ सुलगते रहते हैं, और इनसे निकलने वाला धुआं इतना जहरीला होता है कि आसपास में रहने वाले लोगों के फेफड़े 40 की उम्र तक आते आते जवाब दे देते हैं। गर्मियों में गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषण को अपने साथ ऊपर ले जाती है, लेकिन सर्दियों में हवा ठंडी और भारी हो जाती है। यह जहरीले धुएं और धुंध को जमीन के पास धकेलती है।
दिल्ली एक कटोरे जैसी अवस्था में है, एक बनावट में है। यहाँ जो धुआं आता है वो फंस जाता है। जब तक तेज हवा ना चले या तेज बारिश ना हो, हम इस कैद से आज़ाद नहीं हो सकते। यह सिर्फ खांसी नहीं है, यह आपके दिल, दिमाग और किडनी पर होने वाला सीधा हमला है। जब आप दिल्ली की हवा में सांस लेते हैं तो PM 2.5 के कण आपके फेफड़ों के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये खून में घुसते हैं और खून को गाढ़ा कर देते हैं। नतीजा, कम उम्र में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टरों का, रिसर्च के साथ में मेरा कहना नहीं है, डॉक्टरों का कहना है कि अब दिल्ली में नॉन स्मोकर्स को भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। अब से पहले क्या था, जब AQI नॉर्मल था तो उस टाइम पे फेफड़ों का कैंसर सिर्फ उनको होता था जो स्मोक करते थे, जो कि सिगरेट वगैरह पीते थे या बीड़ी वगैरह पीते थे। लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि अब उनको भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है बिना सिगरेट पिए। क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया कि हर एक इंसान सांस के साथ में इतने ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं कि जैसे वो 10 से लेकर 30 सिगरेट के बीच में पी रहा हो। यानी ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर देखा जाए गहराई से तो हम कितनी ज़्यादा दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। There is the famed smog tower, even as environmentalists are sure about its limited utility. करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े पंखे लगाए गए, क्या इन्होंने दिल्ली को एक भी चैन की सांस दी? कनॉट प्लेस और आनंद विहार में बड़े बड़े स्मॉग टावर्स लगाए गए, दावा था कि ये हवा साफ करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे एयर प्यूरिफाई लगाना वैसा ही है जैसे समुद्र में एक चम्मच चीनी डालकर उसे मीठा करने की कोशिश करना। जनता का करोड़ों रुपया पानी में गया, लेकिन हवा वही की वही है। दिल्ली कहती है पंजाब दोषी है, पंजाब कहता है हरियाणा दोषी है, हरियाणा कहता है केंद्र दोषी है। इस बीच में मर कौन रहा है? दिल्ली में रहने वाले लोग। प्रदूषण अब एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि वोट बैंक की राजनीति बन गया है। जब तक एक राज्य दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, समाधान नहीं निकलेगा। हमें एक जॉइंट एक्शन कमेटी चाहिए जो सीमाओं को भूलकर काम करे, क्योंकि धुआं कोई पासपोर्ट या आधार कार्ड नहीं मांगता, वो सबको बराबर मानता है। अब देखो, सरकार को कोसने से कुछ साबित नहीं होगा, सरकार को कोसने से फेफड़े साफ नहीं होंगे। आप आज से क्या बदल सकते हैं अपने आप में? क्या हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं अपने फेफड़ों को सही सलामत रखने के लिए? हम अक्सर पूछते हैं कि मैं अकेला कर क्या सकता हूँ। अगर दिल्ली का हर एक इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दे, देख लो, सिर्फ छोटा सा एक्शन, अगर हर एक इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दे तो गाड़ियों का प्रदूषण 40% कम हो सकता है, 40%। और कार पूलिंग को अपनाए। बदलाव की शुरुआत आपको अपनी चाबी घुमाने से पहले शुरू होती है। क्या आप घर के अंदर वाकई में महफूज हैं? सच तो यह है कि इंडोर पोल्यूशन और भी घातक हो सकता है। घर के अंदर खाना बनाने का धुआं, अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती की तरह और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि आस्था के नाम पर लोग बाग जलाते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम्स भी। वे फालतू में जलाते हैं और उनसे खुद का नुकसान होता है, उनका किसी और का नुकसान नहीं होता कि बाहर जाकर किसी और पे इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, उनके घर में जल रही होती है या उनकी दुकानों में जल रही होती है, उनको खुद को नुकसान होता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। और वेंटिलेशन की कमी हवा को और जहरीला बना देती है। एयर प्यूरीफाई एक विकल्प है, लेकिन हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है N95 मास्क। N95 मास्क, जब AQI 300 पार हो तो बिना मास्क के बाहर निकलना आत्महत्या जैसा है। इसे फैशन के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए लगाए। हर एक दिल्ली में रहने वाले को मैं कहना चाहूँगा, भाई N95 मास्क जरूर लगाए, जरूर। अब बात करता है इंडस्ट्रीज का काला सच। अंधेरे की आड़ में फैक्ट्रियों की चिमनियाँ जो जहर उगलती है, उनका हिसाब कौन देगा? दिल्ली के आसपास के इलाकों में हजारों ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो चोरी छिपे कोयला और रबर जलाती है रात के वक्त जब दुनिया सो रही होती है। ये चिमनियाँ काला धुआं छोड़ती है। बस इनके लिए सख्त रूल्स होंगे तो ये फिर ऐसा कभी नहीं करेंगी। हालांकि इन पर मनाही है, लेकिन फिर भी ये लोग बाग चोरी चुपके जलाते हैं और जो अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम है उनको चकमा दे देते हैं आसानी है और अपना इस्तेमाल करते रहते हैं, रबर का भी और कोयले का भी। और हम इंसान ना भाई अलग ही लेवल के हैं। हर साल हजारों पेड़ काटते हैं,
और फिर क्या करता है, एयर प्योरीफायर की दुकान पर लाइनें लगाते हैं। ये पागलपनी है हम इंसानों का तो और क्या है। दिल्ली कभी अपने पेड़ों के लिए जानी जाती थी, आज सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर पुराने बरगद, पीपल के पेड़ और भी कई तरह के पेड़ों को काटा जाता है। एक पेड़ जो 50 साल में बड़ा हुआ उसे 5 मिनट में काट दिया जाता है। नए पौधे लगाए तो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर रह जाते हैं। तो भाई देखो, हमने इतने सारे पेड़ लगवाए, हकीकत में लगते ही नहीं है, या फिर दिखावे के नाम पर फोटो खिंचवाए जाते हैं और उस काम को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बात करी थी कचरे के ऊपर। और हो सकता है फ्यूचर में, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है अगर इसी तरीके से सब चलता रहा ना, तो बिना हरियाली के दिल्ली सिर्फ एक तपता हुआ रेगिस्तान बन जाएगी। एक शहर था बीजिंग नाम का, चाइना के अंदर, चीन के अंदर। तो उस शहर, वो अपने टाइम पे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, लेकिन आज वहाँ नीला आसमान दिखाई देता है। उन्होंने ऐसा क्या जादू करा जो हम नहीं कर पा रहे, या हम करना ही नहीं चाहते। चीन में अपनी इंडस्ट्रीज जो है उसको शहर से दूर कर दिया, यानी जितनी भी फैक्ट्री आई थी जिनसे कोई भी धुआं, गलत धुआं निकल रहा था, उन्हें सबको शहर से बहुत दूर कर दिया। कोयले को पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जाल बिछा दिया गया, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेगी सिर्फ। उन्होंने कड़े नियम बनाए और उन्हें लागू भी किए। अगर बीजिंग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकता है हम भी, अगर हमारी सरकारें करना चाहे तो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रदूषण ने बच्चों के बचपन को कैद कर दिया है। स्कूल बंद होना छुट्टियों का आनंद नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। जो बच्चे इस हवा में पल रहे हैं या इस दिल्ली के अंदर पैदा हो रहे हैं, उनकी लंबाई, उनके दिमागी विकास और फेफड़ों की क्षमता कम हो रही है। क्या हम इन्हें एक ऐसा शहर नहीं दे रहे जहां सांस लेना भी एक संघर्ष है? अब हमें कुछ समाधानों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और सरकार के बारे में तो मैं कुछ बात ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सरकार को पता है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है हवा में, इसको कैसे कंट्रोल करना है। बल्कि मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से सरकार को पता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उनके पास में पूरी की पूरी टीम होती है, पूरी रिसर्च टीम होती है, सब कुछ बता सकते हैं किस वजह से हो रहा है, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। सरकार को कोई बेवकूफ़ नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोग। हालांकि कई बार बेवकूफ़ी वाली बात भी करते हैं, लगते भी है कई बार बेवकूफ़ है, लेकिन हकीकत में उनके पास में पूरी एक टीम होती है। हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए टीम होती है, और उनको सब कुछ पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस वे एक्शन लेना ही नहीं चाहते। या तो एक्शन लेने से उनका कोई नुकसान हो रहा है, या उनके किसी जानकार का, या उनके पैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वह सरकार एक्शन लेना ही नहीं चाहती। बस ऊपर ऊपर से बात करना चाहती है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे कुछ भी। अगर सरकार कुछ करना चाहती तो अब तक कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका होता। अगर मैं इस वीडियो के अंदर भी बता सकता हूँ कि सरकार को क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, लेकिन मेरे कहने से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अगर मेरे कहने से फ़र्क पड़ता है तो डिटेल में 2 घंटे की वीडियो बना दूँ मैं पोल्यूशन से रिलेटेड, कि क्या क्या सरकार को एक्शन लेने चाहिए। सरकार को मेरे से बेहतर पता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है, और सिर्फ पैसे बर्बाद करे हैं। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। 1-2 की तो हमने बात वीडियो में करी भी है, और 1-2 और है जिनके ऊपर सरकार ने पैसा बर्बाद करा है, पानी की तरफ पैसा बहाया है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। सरकार को पता था कि इसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस लोगों को शांत करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें करी थी, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में नहीं करी और ना ही मैं करने वाला। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा चर्चा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही आप लोग कुछ करने वाले, और सरकार तो कुछ करना ही नहीं चाहती, इसलिए तो अब तक कुछ नहीं कर पाई। और आप लोगों की बात करें, यानी हम सब की बात करें, अगर थोड़ा बहुत हम भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अगर आसपास में कोई काम है, हमें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अंदर हमें कोई काम है। हालांकि आज के टाइम पे आपको सुनने में लग रहा होगा कि 4 किलोमीटर तो भाई बहुत बैठता है, इतनी दूर हम पैदल या साइकिल पे कैसे जाएंगे, हमें तो कार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले के टाइम पे 100-100, 150 किलोमीटर हमारे बड़े पैदल चलते थे। ये सब कुछ अभी आया है, पिछले 200-300 सालों के अंदर है सब कुछ। ज़्यादातर नॉलेज 200-300 सालों के अंदर ही आई है। पहले हम पैदल चलते थे और बिल्कुल फिट रहते थे। अभी भी ये चीज़ें अपनानी चाहिए। हमारे शरीर में बहुत सी बीमारी आती है, सिर्फ हम खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। चलना फिरना तो हमारी लाइफ में है ही नहीं। चलने फिरने वाला अगर काम हो तो कोशिश करें कि आप पैदल ही जाए।
4 किलोमीटर तक की आप पैदल चलने की कोशिश करें, 5 किलोमीटर भी चलने की कोशिश करें। हो सकता है टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद भी होगा और ऊपर से आपके खर्चे भी बचेंगे फालतू के, पॉल्यूशन भी बचेगा। सबसे मेन बात कि पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। और अपने आसपास में जो कूड़ा कचरा वगैरह है उनमें आग ना जलाए, पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, अपने घरों में भी पेड़ पौधे लगाए और जंगलों में भी बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। ये कर सकते हैं आम पब्लिक। और इसके अलावा अगर बात करें सरकार की, तो सरकार के हाथ में ही आता है मेन जो है सारी चीज़ें। सरकार अगर इसको कंट्रोल करना चाहे, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। जी हाँ, सरकार करना ही नहीं चाहती, सरकार इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करना चाहती, सिर्फ बात करना चाहती है, वो भी बिना लॉजिक की, बिना सर पैर वाली बात करवा लो सरकार से और कुछ नहीं।